तो चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए की तैयारी कहां तक पहुंची है। हमारे साथ आज कई खास मेहमान और रिपोर्टर्स हमारे जुड़ेंगे, लेकिन पहले आंकड़ों के जरिए समझ लेते हैं कि इस बार किसमें कितना है दम। बीजेपी की तैयारी का अंतिम चरण देखने को मिल रहा है। 2024 की रेस में कहां है इंडिया गठबंधन, आइए जल्दी से इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी के खेमे से अहम खबर यह कि 267 उम्मीदवार अब तक घोषित किए जा चुके हैं, यानी बीजेपी की तरफ से 60% उम्मीदवारों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस के अभी तक सिर्फ 82 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, यानी 16% कैंडिडेट्स के नाम ही अब तक निधि सामने आए। बिल्कुल समीर, और चुनावी तारीख के ऐलान से पहले बड़े फैसले भी लिए गए हैं, क्योंकि बड़ा फैसला ये रहा, महंगाई को कम करने की कोशिश हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए हैं, सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटा दिए गए हैं, उज्ज्वला योजना 1 साल बढ़ाई गई है, 60 दिन में 20 से ज्यादा राज्यों में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और राहुल गांधी की 15 राज्यों में न्याय यात्रा। इंडिया की एक भी जनसभा नहीं हुई है, ये न्याय यात्रा के जरिए ही राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की तैयारी के तहत आज से मिशन दक्षिण पर, उसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, तो सिलसिलेवार तरीके से हर राज्य का हाल भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कभी भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और ये जो लोकतंत्र का चुनावी समर का वक्त है, किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो सकता है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहा है। हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर, महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर, राजेश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। समीर जी हाँ, खास मेहमान भी मौजूद हैं और देखिए देश की राजनीतिक नब्ज पर नजर बनाए रखे जो हमारे संवाददाता हैं, वो भी देश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों की राजधानियों से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन कुछ अहम जानकारियां उससे पहले आपको दे दें। कुल 543 लोकसभा सीटों में से 95 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नजर आती है। 95 सीटें बीजेपी का मजबूत गढ़ नजर आती हैं। 2009, 2014 और 2019 के चुनावों में इन 95 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। 2009, 2014 और 2019 के आंकड़ों को जब हमने एनालाइज किया तो पाया कि 173 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी के लिए बहुत मजबूत माना जा सकता है, क्योंकि इन 3 चुनावी सालों में 2 बार बीजेपी के कैंडिडेट्स इन सीटों से जीते हैं, यानी 173 सीटों से जीते। बिल्कुल समीर, अब वीकनेस की भी बात कर लेते हैं। 76 सीटें ऐसी हैं जो कमजोर हैं, बीजेपी के लिए कमजोर सीटें। 2009, 2014 और 2019 यहां पर सिर्फ एक बार जीते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी होता है कि अब 2024 में क्या होगा। वहीं 199 सीटें ऐसी हैं बीजेपी के लिए बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर की कैटेगरी में। 2009, 2014 और 2019 यहां पर लगातार हारे हैं, तो ये जो 199 का आंकड़ा है, बीजेपी इस पर ध्यान जरूर देना चाहेगी। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है और चुनाव में जो डेटा एनालिसिस होती है वो बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि कई नए तथ्य सामने आते हैं इनके जरिए। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो 17 सीटें कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत मानी जा सकती हैं, जहां 2009, 2014 और 2019 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की। ये 17 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। वहीं 34 सीटें ऐसी हैं जिन्हें कांग्रेस के लिए मजबूत माना जा सकता है। 2009, 2014 और 2019 के चुनावों में 2 बार कांग्रेस पार्टी ने ये 34 सीटें जीती हैं, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए। जी हाँ, और 183 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कमजोर हैं कांग्रेस के लिए, इस पर भी ध्यान देगी कांग्रेस। 2009, 2014 और 2019 एक बार यहां से जीत दर्ज की है, सिर्फ एक बार, तो इसीलिए नजर ज्यादा रहेगी और 309 सीटों पर भी रहेगी, क्योंकि यहां इतनी ज्यादा कमजोरी कांग्रेस की देखने को मिली कि लगातार हार हुई है और जो लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की हुई थी, जिसको नुकसान सबसे ज्यादा कांग्रेस को हुआ, तो 309 सीटों पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी कांग्रेस की।
बिल्कुल, तो इन तमाम सीटों का जो एनालिसिस है वो भी आज हम इसी शो के दौरान करेंगे, क्योंकि हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपने संवाददाताओं का रुख करना होगा। सबसे पहले पीयूष पांडे का रुख करेंगे, क्योंकि पीयूष पांडे आज चुनाव आयोग में जो हलचल नजर आ रही है उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पीयूष, सुबह 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है चुनाव आयोग की, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। एजेंडा एग्जैक्टली है क्या इस मीटिंग का, कुछ पता चला? बिल्कुल समीर, देखिए सबसे अहम बात यह है कि सुरक्षा को लेकर के ये बैठक होगी और तीनों जो ईसीआई हैं और उसके अलावा दोनों नवनियुक्त जो चुनाव आयुक्त हैं वो चर्चा करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगी, खासतौर पर संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं वहाँ पर। और इसके अलावा मतदाताओं के लिए जो सुविधाएं हैं, जैसे दिव्यांग हो गए और इसके अलावा बुजुर्ग लोग हो गए, उनके लिए क्या सुविधाएं व्यवस्थित की गई हैं और राज्यों की ओर से क्या इसमें व्यवस्था की गई है अब तक। तो ये दो एजेंडा है जिस पर चर्चा होगी और उसके बाद ये इस पर भी चर्चा होगी कि कहां पर अभी तैयारियों में कुछ खामी है और उसके संबंध में निर्देश दिए जाएंगे जो राज्य के चुनाव कमिश्नर होंगे उनको। तो कुल मिलाकर के आज दो अहम बातें हुई हैं। सबसे पहले जो नवनियुक्त चुनाव आयुक्त हैं दोनों, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया और उसके बाद तत्काल काम भी शुरू कर दिया। 11 बजे से वो बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में सीधे तौर पर सुरक्षा मामलों पर चर्चा होगी कि लोकसभा चुनाव के दौरान राज्यों में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कायम की जाएगी और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा कैसे रहेगी और मतदाताओं के लिए क्या व्यवस्था होगी। जी बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं पीयूष की मतदाताओं के लिए कैसी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि बड़ा लोकतंत्र है और चुनावी समर इसे कहा जाता है। लोकतंत्र लोकसभा चुनाव जो होते हैं, इसीलिए तैयारी भी बड़ी करती है हर पार्टी, हर राजनीतिक दल ये कोशिश में होता है। अनिला सिंह जी, आपके पास आ रही हूं। सबसे पहले मैं जो कमजोर सीटें हैं बीजेपी की, देखिए बीजेपी ने घोषणा कर दी है प्रत्याशियों की, कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रही है, प्रधानमंत्री अलग प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी की अलग प्रचार प्रसार की तैयारी है, कांग्रेस की अलग है। लेकिन बीजेपी का फोकस इस बार क्या है? जो कमजोर सीटें हैं जो आप उस पर नजर डाल रहे हैं, उस पर तैयारी ज्यादा हो रही है? मेरी सबको राम राम। और अभी आपने बहुत खूबसूरती से पूरा विश्लेषण यहाँ पर दिखाया है, अलग अलग राजनीतिक दलों का दिखाया है कि कितनी सीटों पे कौन सा राजनीतिक दल मजबूत है, कमजोर है, जैसे कि एक रिसर्च वर्क में पूरा होता है। और भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और राजनीति की जाती है सत्ता में आने के लिए, जिससे कि हम जनसेवा कर सकें। डेफिनेटली जो हमारे मजबूत गढ़ है उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं और जहां हमारी थोड़ी भी कमजोरी है उस पर हम बेहद ज्यादा कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के लिए जानी जाती है, अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है और यही हमारा सबसे मजबूत हथियार है, जिसकी वजह से 2014 से हम मजबूती से राष्ट्र की राजनीति में जमे हुए हैं। पूरा विपक्ष एक हो गया है। किसके खिलाफ एक हो गया है? नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक हो गया है। और आप देख रहे हैं कि इस अलायंस में भी किस प्रकार की फूट हो रही है। गठबंधन है कि या किस प्रकार का ये बंधन है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आप मुझसे पूछेंगी तो मैं ये कहूंगी, एक एक सीट, एक एक मंडल जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे से कार्यकर्ता से लेकर जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, सारे के सारे मेहनत कर रहे हैं और जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, महिमा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। महिमा जी, कांग्रेस पार्टी के खेमे से जो अहम खबरें हमने दी उसमें यह भी बताया कि बीजेपी और कांग्रेस की अगर तुलना की जाए तो देखिए उन्होंने कितने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए और आपकी पार्टी ने कितने कैंडिडेट घोषित किए। क्या इंडिया गठबंधन में जो सीटों के बंटवारे को लेकर पेच है वो कई जगहों पर फंसा हुआ है, जिसकी वजह से अभी ज्यादा कैंडिडेट घोषित नहीं किए गए? जय हिंद। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये एक संदेश देना चाहूंगी भारत की जनता की ओर से कि वो जो एक शख्स यहाँ तुमसे पहले तख्त नशीं था, वो जो एक शख्स यहाँ तुमसे पहले तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कांग्रेस पार्टी इससे पहले तो तख्त नशीं आप लोग थे। नहीं, ये जो देखिए तो हमें भी तो जो जनता ने है उत्तर दिया ना, तो वही उत्तर भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलने जा रहा है। चुनावी बॉन्ड की सच्चाई सर्वोच्च न्यायालय ने खोल के सबके सामने रख दी
इस सरकार की सारी सच्चाइयां आज एकदम उसकी जो दर्दनाक सच्चाई है पूरी जनता के सामने मौजूद है। और ऐसे में जनता रुख कर रही है उन मुद्दों का जो उनके असल मुद्दे हैं, जिन्हें वापस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, चुनावी डिस्कोर्स में लाने का काम राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं। जिसमें कि हमने जो 5 गारंटियों की बात की, 5 न्याय की बात महिमा जी 309 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को लगातार हार मिली है। उसके बाद दोबारा सवाल कर लीजिएगा। लेकिन एक मिनट निधि जी, मेरी बात मैं रख दूं, मुझे 1 मिनट का समय आप दे दीजिए बिना हस्तक्षेप के, उसके बाद आप सवाल कर लीजिएगा। आज ये आलम है इस देश के अंदर कि जो जनता के मुद्दे हैं वो पूरी तरह से रेस से बाहर हो चुके थे। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, अमृत काल का नाम देकर के एक ऐसी तस्वीर दिखाने का काम भाजपा ने किया जिससे उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि जैसे भारत तो एकदम स्वर्ग बन गया हो। जबकि जगह जगह हम देख रहे हैं दिन में 83 महिलाओं का रेप हो रहा है। हमने देखा कि किस तरह से जो गैस की कीमतों के, पेट्रोल की कीमतों के, मुद्दे तो आप बता रही हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर जाने की जरूरत है। हर राजनीतिक दल यही कोशिश करेगा चुनाव में जीतने के लिए कि ग्राउंड रियलिटी के मुद्दे देखे जाएं और उसी पर लड़ा जाए।